हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि नागार्जुन हैं, उनके अभ्यास प्रश्नों को। पहले वीडियो में मैंने जो है वो इस पाठ का जो है वो व्याख्या को वर्णन किया था। अब जो है उनके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करने वाली हूँ और अगर आप इनकी व्याख्या को देखना चाहते हैं तो आप मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है। इसका उत्तर है कि मानसरोवर झील पर कमल खिले हुए हैं, तो जब सूर्य उगता है तो उसकी लालिमा जब कमल के फूलों पर पड़ती है तो कमल के फूल जो है वो सुनहरे दिखाई देते हैं। इसीलिए कवि द्वारा जो है वो कमल के फूलों को क्या कहा गया है, स्वर्णिम कमल कहा गया है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। बादल को घिरते देखा है कविता का प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखे। अपने शब्दों में लिखना है तो कल ही मैंने व्याख्या में बताया था कि आप इस पाठ में जितने भी पद्यांश हैं उन सभी के जो अर्थ हैं उनको आप इसमें जो है वो उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने पहला पद्यांश देखा था, उसमें हमने देखा था कि जब झील में जो है वो जो कमल खिले हुए हैं, सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है, लालिमा लिए रहता है, तो वह जो है वो कमल किसके समान दिखाई देता है, सुनहरे के समान दिखाई देता है। इसीलिए क्या कहा गया है, स्वर्णिम कमल कहा गया है। इसको भी हम इसमें उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरे पद्यांश में हमने देखा था कि जो झील है, जो झील का पानी है, वहाँ पर नीले काले जल का जो है वो पानी है, वहाँ पर जो है वो हंस तैरते रहते हैं और पक्षी जो आते हैं कीड़े मकोड़े खोजते रहते हैं। तीसरे पद्यांश में हमने देखा था कि जो है वो सूर्य उग रहा है। जब सूर्य उग रहा है तो वहाँ पर जो पर्वत है वो उनका आकार जो किसके समान दिखाई दे रहा है, विशाल दिखाई दे रहा है और साथ ही जो है वो उनका रंग जो है वो सुनहरे रंग का जो है वो दिखाई दे रहा है। धीमे धीमे जो है वो हवा बह रही है और वहाँ पर जो है वो चकवा चकई पक्षी के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे सूर्योदय होता है तो चकवा चकवी का जो है वो रोना बंद हो जाता है, क्योंकि उनको अभिशाप मिला है कि वो रात में जो है वो एक साथ नहीं रह सकते हैं और जैसे ही सूर्योदय होता है तो उनका जो है वो रोना बंद हो जाता है। इन सभी बातों को जो है आप इन प्रकृति चित्रण में क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। चौथे पद्यांश में भी बात बताई गई थी कि कैसे कस्तूरी मृग जो है वो दुर्गम घाटी पहाड़ी में जो है वो कस्तूरी की सुगंध को जो है वो ढूंढने के लिए जो है इधर उधर जो है वो भटकते रहता है और जब नहीं मिलता है तो वो जो है उसके ऊपर जो है वो चिढ़ते हुए या अपने ऊपर जो है वो चिढ़ते हुए देखा गया और बादल को इस तरीके से जो है वो घिरते देखा गया है, कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। तो सारी बातों को हम जो है वो किस में लिख सकते हैं, बादल को घिरते देखा है कविता का प्रकृति चित्रण अपने शब्दों में कीजिए, इसमें हम इसका वर्णन कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट को हम नहीं छोड़ेंगे, जितना हमने तैयार किया उतना हम लिख सकते हैं। लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा प्रश्न जो है वो कितने नंबर का आता है। अगर 1 नंबर का प्रश्न आता है तो हमको 1 नंबर के लायक उत्तर लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो 2 नंबर के लायक। अगर मान लीजिए 3 या 4 नंबर का आता है तो जितनी भी बातें मैं भी आप लोगों को बताई हूँ उन सभी को हम प्रकृति चित्रण में लिख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि अपने शब्दों में लिखना है, इसलिए आप जो अपने शब्द में आपको जो अच्छा लगता है, पद्यांश में जितने भी अर्थ दिए गए उनको आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि चकवा चकई द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं। अब इसमें जो है वो कौन सी बातों को बताया गया है। जब सूर्योदय होता है तो कैसे चकवा चकई का जो है वो क्रंदन जो है वो बंद हो जाता है, उनका रोना जो है वो बंद हो जाता है और सूर्योदय के साथ वो किस तरीके से आनंदित होते हैं, उनका वर्णन जो है वो यहाँ पे इस पद्यांश में जो किया गया था और उसका उत्तर हम जो है वो इसी में लिख सकते हैं कि जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही जो है वो चकवा चकई का रोना बंद हो जाता है और सूर्योदय के साथ उनका जो है वो आनंद शुरू हो जाता है। हाँ, क्या होने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है। तो कस्तूरी मृग के बारे में हम सभी को जानते हैं कि कस्तूरी मृग के नाभि से एक प्रकार का उन्मादित जो है वो पदार्थ निकलता है, तो उस कस्तूरी मृग अपनी नाभि की कस्तूरी की खुशबू से क्या हो जाते हैं, उन्मादित हो जाते हैं और उनको क्या करते हैं, दौड़ते हुए इधर उधर जो है वो खोजते रहते हैं और जब वो नहीं मिल पाता है तो अपने ही ऊपर क्या कर जाते हैं, चिढ़ते रहते हैं। इसी संदर्भ में जो है वो कस्तूरी मृग के बारे में कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भाव स्पष्ट कीजिए करके। तो इससे पहले व्याख्या में मैं कठिन शब्दों की जो है आप लोगों को पर्यायवाची बता चुकी हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं जो है वो भाव स्पष्ट करी। तो भाव स्पष्ट करने से पहले जब हम उत्तर लिखते हैं तो किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले हमको जो है वो पाठ का नाम लिखना चाहिए।
पाठ का नाम। पाठ का नाम यहाँ पे क्या है? बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। उसके बाद क्या लिखना चाहिए? कवि का नाम लिखना चाहिए। कवि का नाम क्या है? नागार्जुन। उसके बाद हमको लिखना चाहिए व्याख्या। व्याख्या क्या है? व्याख्या को देख लेते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मतलब बसंत ऋतु का सुबह था। मंद मंद था अनिल बहरा, मतलब धीमे धीमे हवा बह रही थी। बालारूढ़ की मृदु किरणें थी, उगते हुए सूर्य की कोमल किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, बालारूढ़ की मृदु किरणें से शिखर सोने के समान प्रतीत हो रहे थे या सुनहरे प्रतीत हो रहे थे। फिर से इस पे एक बार हम लोग देख लेते हैं। बसंत ऋतु का सुबह था, धीरे धीरे हवा बह रही थी। उगते हुए सूर्य की मृदु किरणें से शिखर सुनहरे प्रतीत हो रहे थे। ये भाव हम इसके लिए जो है लिख सकते हैं। उसके बाद हमको क्या लिखना चाहिए? विशेष लिखना चाहिए। विशेष में हम लिख सकते हैं कि प्रकृति का सुंदर और सहज वर्णन जो है किसके द्वारा किया गया है? नागार्जुन के द्वारा किया गया है। भाव स्पष्ट कीजिएगा। दूसरा देख लेते हैं। खा दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल। कठिन बर्फ की घाटी में सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर कस्तूरी मृग के नाभि से उठने वाले उत्तेजक पदार्थ जो है वो फैल जाती है और उस उत्तेजक पदार्थ को कस्तूरी मृग देख नहीं पाते हैं और देख नहीं पाने के कारण उसको खोजते रहते हैं। और हम विशेष में हम लिख सकते हैं कि कस्तूरी मृग के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। छठवां आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। कवि ने बसंत ऋतु के जिस दृश्य सुप्रभाव का वर्णन कविता में किया है उसका अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। कवि नागार्जुन के द्वारा जो है बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि धीमे धीमे जो है वो हवा चल रही है और उगते हुए सूर्य की किरणें जब शिखर पर पड़ती हैं तो शिखर जो है वो सुनहरे रंग का दिखाई देता है। साथ ही जो है वो चकवा चकवी पक्षी के बारे में बताया गया है कि चकवा चकवी पक्षी का जो है वो सूर्योदय होते हुए जो है और सूर्योदय होते ही उनका जो है वो क्रंदन बंद हो जाता है और सुबह जो है वो सरोवर के किनारे उनको जो है वो प्रणय क्रिया करते हुए देखा गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। शैवालों की हरी दरी क्यों कहा गया है? शैवाल धरती पर पास पास मुलायम ऐसे प्रतीत होते हैं मानो हरी दरी बिछी हुई है, इसलिए शैवालों को हरी दरी कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, तुहिन शब्द का क्या अर्थ है? तो तुहिन शब्द का अर्थ होता है ओस। देखो कुछ प्रश्नों को जो है वो इस तरीके से भी 1 नंबर के लिए वस्तुनिष्ठ में या मैथ्स में या खाली स्थान में इसको पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं इन प्रश्नों को बना दी हूँ। बादल को घिरते देखा है, कवि का नाम लिखो। हमको याद हो गया, बादल को घिरते देखा है, कवि का नाम क्या है? नागार्जुन है। सतरंगी पंखों वाली किसकी रचना है? तो सतरंगी पंखों वाली किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। बालारूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? तो बालारूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होता है? उगता हुआ सूरज। क्रंदन का पर्यायवाची क्या होता है? क्रंदन का पर्यायवाची होता है रोना। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे भी प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम इस तरीके से भी प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। पाठ के आगे में भाषा के बारे में भी कुछ दिया गया है, उसमें जो है वो उपसर्ग अलग कीजिए करके दिया। कभी कभी बोर्ड परीक्षा के द्वारा भी जो है 1 नंबर का इस तरीके से प्रश्न दे दिया जाता है कि उपसर्ग अलग कीजिए करके। तो उपसर्ग को हम समझ लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है करके। तो कोई भी शब्द के जो पहले लगता है उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है, और जो बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं अमल, समतल, सुप्रभाव, अभिशापित, दुर्गम और उन्मादक, इनका हम क्या करते हैं? उपसर्ग अलग करते हैं। उपसर्ग अलग करेंगे, मूल शब्द अलग करेंगे, साथ में जो हम क्या करेंगे? एक नवीन शब्द जो है वो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अमल। अमल में उपसर्ग है क्या है? अ। यहाँ पर मैं साथ में लिखते जाती हूँ अमल। अमल हमारे प्रश्न में दिया गया है। अमल में उपसर्ग क्या है? अ। मूल शब्द क्या है आपका? जो है वो मल। ये हो जाएगा मूल शब्द मल।
अब हम नवीन शब्द बनाएंगे, तो नवीन शब्द हम किससे बनाएंगे, इस उपसर्ग अ से हम क्या बनाएंगे, नवीन शब्द बनाएंगे। तो चलिए इस अ से हम क्या कर सकते हैं, एक नवीन शब्द बना लेते हैं। जैसे अ से अजय, अ से अज्ञे, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नवीन शब्द बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं समतल। समतल में उपसर्ग क्या है, सम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम, और मूल शब्द क्या हो जाएगा, तल। नवीन शब्द बनाएंगे, नवीन शब्द हम किससे बनाएंगे, सम उपसर्ग से बनाएंगे। तो सम उपसर्ग से नवीन शब्द हम बनाते हैं, तो जैसे हो जाता है समतुल्य, समकालीन। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, सुप्रभाव। अब देख लेते हैं सुप्रभाव। सुप्रभाव उपसर्ग अलग करते हैं, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, सु, मूल शब्द क्या हो जाएगा, प्रभाव, और नवीन शब्द बनाते हैं तो सु से हम नवीन शब्द बनाते हैं, तो जैसे हो जाएगा सुयोग्य, सुवर्ण। आप कुछ भी अपने सब मन से जो बनाना चाहते हैं आप क्या कर सकते हो, इसे जो है वो बना सकते हो। चलिए अगला देख लेते हैं, अभिशापित। अभिशापित, अभिशापित में उपसर्ग क्या आ जाएगा, अभी, मूल शब्द क्या हो जाएगा, शापित। अभी से हमको क्या करना है, नवीन शब्द बनाना है, तो हम बना लेंगे अभिमान, अभिज्ञान, अभिरंजित, अभिरंजित। अब देख लेते हैं दुर्गम। दुर्गम का उपसर्ग क्या हो जाएगा, दु, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गम। बनाएंगे, उपसर्ग दु से हम नया शब्द बनाते हैं, दुर्लभ, दुस्साहस। अब अंतिम वाला देख लेते हैं, उन्मादक। उन्मादक का उपसर्ग हो जाएगा उन, मूल शब्द हो जाएगा मादक, और नवीन शब्द बनाते हैं तो उन से हमको क्या करना है, नवीन शब्द बनाना है। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा उन्नति, उन्मुक्त। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नवीन शब्द भी बना सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में कभी कभी बोल दिया जाता है मूल शब्द को अलग कीजिए करके, तो हम मूल शब्द को भी अलग कर सकते हैं, और उपसर्ग अलग कीजिए करके बोलेंगे तो हम इस तरीके से उपसर्गों को भी अलग कर सकते हैं। नवीन शब्द बनाइए करके बोला जाएगा, तो इस तरीके से नवीन शब्द भी बना करके हम प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से उपसर्ग का प्रश्न आया है उसी तरीके से प्रत्यय का भी प्रश्न आता है, तो प्रत्यय को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा जो है बादल घिरते देखा है का जो है वो अभ्यास प्रश्न, कुछ अन्य प्रश्न और भाषा के बारे में सभी प्रश्नों को क्या कर दिया गया है, सॉल्व करा दिया गया। और अगर यह वीडियो आज आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।